अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मच नीडेड विक्ट्री थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। सीरीज अपने नाम कर ली है। पहले दोनों मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतने में कामयाब हो गई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन तीसरा मैच उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो हम क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन क्लीन स्वीप से हटकर सोचें तो फिर वर्ल्ड कप के लिए सुपर लीग जारी है। एक एक मैच वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन का हिस्सा है। एक एक मैच जो है वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन का हिस्सा है। इसलिए तीसरे मैच में भी पाकिस्तान अगर फतह हासिल करने में कामयाब होता है तो लाजमी तौर पे इसका फायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब पाकिस्तान ने अपनी सीरीज का आगाज किया था तो उस वक्त पाकिस्तान टीम 10वें नंबर पर थी। आइंदा साल भारत में वर्ल्ड कप होना है और टॉप 8 टीमें जो होंगी वो क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप के लिए। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक एक मैच खासा इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 मैचों में फतह के बाद पाकिस्तान ने अपनी स्टैंडिंग को भी कहीं ना कहीं खासा बेहतर बनाया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग, बाबर आजम जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस उनकी दिखाई दे रही है। पहले मैच में सेंचुरी स्कोर की, दूसरे मैच में 77 रन बनाए उन्होंने। इमामुल हक उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। दोनों मैचों में बड़ी इनिफ सेंचुरीज उन्होंने स्कोर की। लेकिन पहले मैच में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 306 रन चेस कर रही थी तो उस वक्त खुशदिल शाह की इनिंग को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। 23 गेंदों पर 42 रन उनके थे। उन्होंने मैच में बिल्कुल फर्क डाल दिया था। एकदम से तमाम चीजें चेंज होकर रख दी थी। पाकिस्तान टीम खासी मुश्किल में आ गई थी उस वक्त, जब तकरीबन 10 से ज्यादा की औसत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दरकार थी। जब बाबर आजम आउट होकर गए थे तो उस वक्त स्कोर 237 रन था। तीसरे खिलाड़ी वो आउट हुए थे और 41.3 ओवर्स थे जिस वक्त वो आउट हुए थे। बाबर आजम की लाजवाब फॉर्म चल रही है। शान पाकिस्तान दिखाई दे रहे हैं। वो पिछले 6 मैचों में 2 निफ सेंचुरियां और 4 सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं। दुनिया के वो वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने 2 मरतबा 3 मुसलसल सेंचुरीज ओडीआई क्रिकेट में स्कोर की है। लेकिन बहुत सारे लोग, हम बाबर के फैन हैं, बाबर लाजवाब किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। 22 रन रह गए 10,000 इंटरनेशनल रन मुकम्मल करने में बाबर आजम को। और अगर मैं वर्ल्ड कप की सुपर लीग की बात कर लेता हूं तो बाबर आजम बहुत टॉप पर हैं और सभी बैट्समैनों से बहुत ऊपर दिखाई देते हैं। 90 प्लस की औसत से उन्होंने रन स्कोर किए हैं। लेकिन हम बाबर को एज ए मैच विनर भी देखना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बाबर आजम जिस वक्त लेके चल रहे होते हैं अपनी बारी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाबर आजम मैच बना लेते हैं लेकिन उसके बाद बाबर आजम 100 मुकम्मल करते ही बाबर आउट हो जाते हैं। ये एक शोबा ऐसा है कि जिस पर पाकिस्तान के मायनाज बल्लेबाज, बल्कि दुनिया क्रिकेट के माने हुए मायनाज बल्लेबाज बाबर आजम को जरूर वर्क करना चाहिए। हमारे सामने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की एग्जांपल्स मौजूद हैं। सचिन तेंदुलकर भी रन्स मशीन थे, विराट कोहली भी रन्स मशीन थे। सचिन तेंदुलकर के बारे में एक बात कही जाती थी कि ये मैच विनर नहीं है, मैच को करीब तक ले जाते हैं लेकिन फिनिश नहीं करते। विराट कोहली इसके बरक्स थे और वो मैच को फिनिश करते थे, लाइक जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक। तो बाबर आजम को मैच फिनिश करने की जानिब भी सोचना चाहिए। कई मरतबा ऐसा हुआ कि बाबर आजम सेंचुरी स्कोर करने के फौरी बाद आउट हो गए और उस वक्त उनकी विकेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज रजा साहब एक एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। खासकर हारिस रऊफ के बारे में उन्होंने यह अंदिया भी दिया कि हारिस रऊफ अगर अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं करते तो चीफ सिलेक्टर को बोला उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि आप ओडीआई क्रिकेट में हारिस रऊफ को मुंतखब ना करें। ये कहना है हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि अगर वो अपनी लाइन लेंथ को बेहतर नहीं बनाते, क्योंकि पहले ओडीआई मैच में उन्होंने 4 जरूर आउट किए थे लेकिन 77 रन उन्होंने दिए थे। 68 रन हसन अली ने दिए थे। हसन अली को सेकंड मैच में ड्रॉप करके वसीम जूनियर को मौका दिया गया। वसीम जूनियर ने गो के 3 आउट जरूर किए लेकिन खासे एक्सपेंसिव रहे थे। 9 रन की औसत से उन्होंने उस मैच में रन दिए थे। शादाब खान जबरदस्त बॉलिंग पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी। नवाज ने दूसरे मैच में जिस तरह 4 आउट किए थे बहुत कम रन देने के बाद और मैन ऑफ द मैच भी बने थे। लेकिन पहले मैच में बाबर आजम की एक और खास चीज ये थी कि उन्होंने जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो उन्होंने वो अवार्ड खुशदिल शाह के नाम किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि खुशदिल शाह को ये अवार्ड दिया जाए कि जिन्होंने सबका दिल खुश किया था। 3 मुसलसल छक्के मारे थे और बरकरफ्तार इनिंग की वजह से
पाकिस्तान को फतह दिलाई थी। तो एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज पर। मेरे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई आपकी आमद का, आप बुखार में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1 मिनट आता हूं सईद भाई, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें पिंडी से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मायनाज टेस्ट फास्ट बॉलर, खुल के बात करते हैं, जो दिल में होती है वो बात करते हैं। इसीलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो या ओडीआई क्रिकेट हो, वो जितना जबरदस्त परफॉर्म कर चुके थे, उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट में काफी आगे होना चाहिए था, लेकिन वो इतनी खुल के बात करते हैं कि फिर वो आगे आ नहीं पाते हैं। अब्दुल रऊफ हमें ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी से। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रऊफ साहब। मैं आता हूं अभी रऊफ भाई आपके पास। सईद भाई, आप बुखार में तशरीफ लाए, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम भाई, पहले तो मुझे अपने बुखार की परवाह नहीं है। मैंने सोशल मीडिया में आपकी वालदा का सुना था और जी। आपका पता चला आप बहुत सुबह से वालदा भी तबीयत सही नहीं है, हॉस्पिटल में है। आप उसके बाद प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरी तो बात ही ना करें। अल्लाह मियां, नहीं वो अब मेरी वालदा कैसी तबीयत है पहले तो ये बताएं। नहीं वो अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ कीजिएगा। अभी आईसीयू में आज उन्हें शिफ्ट किया, तो बस उनके इशारा तो जाएं, आप प्रोग्राम करें। बब्बू भी यही कहते थे। खैर वो तो ज़ाहिर काम चलता रहता है वहाँ पे, और मैं भी वहीं से ही आ रहा हूँ हॉस्पिटल से, और वहीं पर ही अभी रवानगी है। सईद भाई पाकिस्तान की सीरीज़ पर हम आते हैं। ये जो जिस तरीके की परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रही अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, पहला मैच हम 5 विकेट से जीतने में कामयाब हुए, दूसरे मैच में हमने 120 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रही कारकर्दगी? देखिए नसीम, इस दोनों मैचों का मुझे बड़ा मजा आया देखने का भी और समझने का भी। लास्ट मैच में आपको याद होगा, हम बैठे हुए बातें कर रहे थे इससे पहले, जब वेस्ट इंडीज आई थी तो हमारा ये प्रोग्राम बना था कि टीम क्या होनी चाहिए। मैंने एक बात एक और बोली थी, मैंने कहा हसन को आप अगर खिलाएंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, इसलिए कि इंग्लैंड से खेल के आ रहा है, ये मिडिल यॉर्कर बॉलर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ये इतनी जल्दी कवर नहीं करेगा। चलो बहरहाल, लेकिन इन्होंने खिलाया, उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही, अब इसको टाइम लगेगा वापस आने में। दूसरे उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि खुशदिल शाह की बात हुई थी कि इफ्तिखार को, अगर मैं समझता हूँ खुशदिल शाह खेलना चाहिए तो बेहतर होगा इफ्तिखार से बेहतर। इन्होंने फेयर सिलेक्शन किए, और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि नवाज को खिलाया, बहुत अच्छी टीम खेली है। अच्छा, पहला मैच तो खुशदिल शाह से जीत गए, बहुत अच्छा हो गया। दूसरे मैच में इन्होंने थोड़ा सा, मेरे ख्याल में मैनेजमेंट ने, और ये हर कंट्री में फायदा उठाया जाता है जिस कंट्री में मैच हो, वेस्ट इंडीज ने बुरा नहीं खेला था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेस्ट इंडीज। 102 पे 2 आउट थे उनके, 102 पे 2 आउट, 275 चेस कर रहे थे। मगर ये कोच की ग्रेटनेस होती है, वीडियो एनालिस्ट की अच्छा वीडियो एनालिसिस वो बता देता है कि इस टीम में क्या फॉल्ट है। अच्छा, ये यंग टीम जरूर है, मगर जिंदगी में मैंने तो वेस्ट इंडीज को हमेशा स्पिनर को खेलते हुए हल्का देखा। ये विकेट थोड़ी सी चेंज है, इसमें ब्रेक मिला है। देखें जी, ब्रेक मिला और उसमें इन्होंने बनवाई भी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। पहली विकेट फ्रेश विकेट थी, बैटिंग विकेट थी, और वो आपको पता है वेस्ट इंडीज हमेशा खुला खेलती है, तो वो इस वजह से बहुत अच्छा खेल गई। तो यहां इन्होंने ये जो अक्लमंदी की कि थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक, और जहां तक मैं कहूं बाबर आजम की, अपने यंग जो इमामुल हक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली है। इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के बेहतरीन प्लेयरों में ये भी है, इमाम उल हक भी बहुत है। जितना कॉन्फिडेंस और जिस तरह से वो खेल रहा है खुले दिल से, इतना मैं ये समझता हूं कि मेरी नजर में ये है कि इस पर पीक है, इसकी पीक है, और खिलाएं इसको। बहुत और जब अच्छा, आपने बात कही है रमीज राजा का मैच, बहुत अच्छा डिसीजन है। ये भी आता हूं, मैं बॉलिंग पे बात करता हूं, जरा रऊफ भाई भी ज्वाइन कर लें प्रोग्राम में। रऊफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी नसीम भाई, वालेकुम सलाम। रऊफ भाई, ये 2 फतवात पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हासिल किए, बहुत ही जबरदस्त, और इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि सुपर लीग में हम देखें तो 10वें नंबर पर थे, और टॉप 8 टीम्स जो होंगी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी, जो आइंदा साल खेला जाएगा भारत में। उस लिहाज से एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल नसीम भाई, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी एक सीरीज ग्रैब कर ली है, और इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम, जैसा आप भी जानते हैं, अभी सईद भाई भी बात यही कर रहे थे कि ये जो 70s या 80s 90s में वेस्ट इंडीज की टीम होती थी, वो अपना क्रेज उनका खत्म हो चुका है, और उसमें इनका इतना ज्यादा क्रिकेट में अब इंटरेस्ट भी बाकी नहीं रहा। आप इनकी अगर पोजीशन उठाकर देखें टेस्ट क्रिकेट या वनडे में, तो बिल्कुल ही डाउनफॉल का शिकार है, और काफी अरसे से ना तो इनमें कोई क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, और ना ही कोई एक्सेप्शनल किस्म का स्पिनर आ रहा है जो कि इनको मैच जितवाए।
दूसरी जो चीज थी, मेरा ख्याल है कि जो अभी आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी थी या मैनेजमेंट, इनको देखना चाहिए था कि जितने यंगस्टर्स हैं उनको यहाँ पे ट्राई आउट करना चाहिए था, मगर वो उस पर नहीं गए और वो सीनियर प्लेयर्स पर गए हैं। अभी 2 मैच जीतने के बाद अभी भी इनके पास अपॉर्चुनिटी है तीसरे में, अगर कुछ जो यंग प्लेयर जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था उनको खिला देते, मगर अब इनके पास बेंच में कोई ऐसा प्लेयर है नहीं कि जिसको ये ट्राई आउट कर सकते हैं। शाहनवाज धानी, देखिए फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की कंप्लीट है। मेरा नहीं ख्याल कि आगे वर्ल्ड कप तक या उससे आगे तक जो अपने शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली या वसीम जूनियर है, इनमें किसी या उसके अलावा जो आपके वो जो ऑलराउंडर हैं फहीम अशरफ, इनमें कोई चेंजिंग वगैरह होगी तो शाहनवाज दानी को देखें, एक मैच तो जरूर दे देंगे मगर उसका आगे फायदा नहीं है। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम असल में आ रहा है वो इनकी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइन में आ रहा है। तो अगर जिस तरह साउथ शकील वगैरह इस तरह की कोई यंगस्टर 5-6 थे इनके पास जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, तो मेरा ख्याल है कि ये एक आइडियल सिचुएशन थी कि उनको चांस दिया जा सकता था, मगर आई डोंट नो कि क्यों पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है हेजिटेशन का शिकार रही है। रूबी, सऊद शकील को इसलिए मौका नहीं दिया कि वो अनफिट थे, जो जिस वक्त प्रेस रिलीज आई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात कही थी, लेकिन हमने इससे पहले मेकशिफ्ट ओपनर्स भी देखे। मोहसिन हसन खान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, रमीज राजा खुद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, वो ओपनर बन गए थे, कई सारे ओपनर्स मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन गए, ये हमने माजी में देखा है। मोहम्मद हफीज ने भी ये बात कही कि शान मसूद को क्या मिडिल ऑर्डर बैटिंग में नहीं मौका दिया जा सकता था, और राशिद लतीफ साहब का भी स्टेटमेंट में एक देख रहा था जिसमें उन्होंने बात कही कि ये अजीब सी बात लगती है कि आपने हारिस जो खुद ओपनर हैं उनको तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में खिला रहे हैं, बाबर आजम कहते हैं कि शान मसूद को मिडिल ऑर्डर बैटिंग में खिलाना उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो एक जानिब आप हारिस को खिला रहे हैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जिन्होंने PSL में एज ए ओपनर परफॉर्म किया था, तो जरा इसका जवाब तो दीजिएगा। देखिए बिल्कुल ठीक है, और मेरा ख्याल है कि जब शान मसूद को पाकिस्तान टीम में लाया गया था तो उस वक्त वो डिजर्विंग नहीं थे, और इनको कई जो यंगस्टर्स थे जो पाकिस्तान के बहुत ही टैलेंटेड ओपनर्स थे, तो जिसमें उमर सदीक था या आपका वो जैन अब्बास या इसके अलावा भी 2-4 यंगस्टर्स थे जिन्होंने काफी स्कोर किया था, उनको बाईपास करके तो शान मसूद को उस वक्त अपॉर्चुनिटी दी थी, मगर वो कंसिस्टेंसी नहीं बरकरार रख सके। उसके बाद उनका डाउनफॉल रहा, उनको बाहर निकाला। मगर इस वक्त अगर देखा जाए, मौजूदा सिचुएशन में देखा जाए तो अपनी प्राइम फॉर्म में है। साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी, अभी काउंटी सीजन में वो बैक टू बैक डबल 100 उन्होंने किए हैं, तो उनका डेफिनेट एक चांस था पाकिस्तान टीम में, और उनको मेरा ख्याल है कि किसी भी नंबर पे उनको ट्राई आउट किया जा सकता था। मगर अब ये इसको आप क्या कह सकते हैं कि एक टाइम का रद्दोबदल भी कह सकते हैं कि जब उनका चांस डिजर्विंग नहीं था तो उनको चांस दिया गया, अब जब 100% डिजर्व कर रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी उनको जगह देने को तैयार नहीं है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीजें तो देखने में आती हैं। दूसरी जहां तक आपने हारिस की बात की है तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी एक चीज देखनी चाहिए कि जो आपका मिडिल ऑर्डर है या लोअर मिडिल ऑर्डर है, प्रॉब्लम उसमें आ रहा है। तो आपको अगर आपने आगे वर्ल्ड कप में जाना है या एशिया कप है, उसके अलावा जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है, तो उसमें तो आपको जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए होंगे या लोअर मिडिल ऑर्डर पे जो आपको मैच जितवा सके। तो उसमें तो आप मेकशिफ्ट जिस तरह आप कह रहे हैं कि दो जो विकेट कीपर हैं उनको तो आप ट्राई आउट नहीं कर सकेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें सिलेक्शन कमेटी की क्या सोच है कि वो किस नजरिए के तहत इसको खिला रही। यही आपसे भी सवाल है सईद भाई के शान मसूद के बारे में बाबर आजम कहते हैं कि उनको अगर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराई जाती है वो जेन्युइन ओपनर हैं, ये नाइंसाफी होगी। दूसरी जानिब हारिस ने पाकिस्तान सुपर लीग में एज ए ओपनर ही परफॉर्म किया था, वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में दिखाई दे रहे हैं, इफ्तिखार हिस्सा नहीं है। देखें नसीम, मैं ये रऊफ भी इसको एग्री करना चाहिए जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर नहीं करे तो मुझे बोल दे। पाकिस्तान में जब लाइकिंग डिसलाइकिंग या फेवरिज्म जब तक खत्म नहीं होगा, भाई ने भी दबे लफ्जों में यही बात कही है। आपको पता है कि शान मसूद प्लेयर कैसे बना? शान मसूद परफॉर्मेंस से प्लेयर नहीं बन रहा, वो एक्सपीरियंस से प्लेयर बन रहा है, जितना खेल रहा है। जावेद मियांदाद जब ओपन कर सकता है, रमीज राजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरे साथ 6 नंबर पे बैटिंग की है, 5वें नंबर पे बैटिंग की है, तो शान मसूद अब इतना उसको एक्सपीरियंस हो गया रन करने का, विकेट पे खड़े होने का, और उसकी जो टेक्निक है, मैं बैट्समैन हूं तो मैं ज्यादा जानता हूं कि वो किसी नंबर पे मिडिल ऑर्डर पे भी बहुत अच्छा आपको मिल सकता है।
इसलिए कि वो स्टे करना जानता है, वो रुकना जानता है और सेशन वाइज खेलना जानता है। अगर इनको ये हारिस को खिलाना, देखिए नो डाउट कि ग्रेट प्लेयर है हारिस और अच्छा प्लेयर निकलेगा, ग्रेट प्लेयर तो नहीं कहूंगा, अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, उसको आप यूटिलाइज करें, आप इफ्तिखार को बाहर करें, इसको लाएं, हैदर अली को बिठा के रखें टीम में, हैदर अली भी अच्छा प्लेयर है। ये 2-3 प्लेयर ऐसे हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक प्लेयर था, जो अभी यंग हैं, तो इनको साथ बिठा के रखें और इनको खिलाएं सीनियर प्लेयर को। जैसे शान मसूद है, आप देखिए क्रिकेट है कितनी दिन नसीम, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट का क्या, क्रिकेटर्स की सुपर स्टार खेल जाता है 15 साल या 12 साल 13 साल, नहीं तो जो फॉर्म वाला प्लेयर होता है वो 1-2 साल के बाद अगर आप उसको चांस नहीं देंगे, फॉर्म खत्म हो जाएगा, स्क्रीन से खत्म, पूरी जिंदगी का कैरियर खत्म हो जाएगा। जैसे रऊफ के साथ हुआ, मैं अपना तो नाम इस वजह से नहीं लेता, मैं अपने सामने बैठा हूं, ये सीजन में कभी भी ये कभी खत्म ही नहीं होगा। आपने जब 1000 रन किए थे तो आपको मौका मिला था पाकिस्तान से? नहीं, मुझे हमेशा साइड मैच में मौका मिला है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1000 एक बार नहीं किए, मैं आपको अपने मुंह से क्या बोलूं, मगर मैंने इतने रन किए कि बात नहीं होता था, चांस नहीं मिलता था। साइड मैच मैंने सब खेल लिए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल लिया, इंग्लैंड के खिलाफ खेल लिया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल लिया। साइड मैच उस जमाने में साइड मैच होते थे, और आप यकीन करें कि प्लेयर भी बहुत बड़े होते थे पाकिस्तान टीम में, क्या जगह ही नहीं, सोच ही नहीं सकता था आदमी जावेद भाई को कौन वो करेगा, इजाज को कौन करेगा, या जैसे अभी रऊफ से पूछ लें, वकार यूनुस, वसीम अकरम को निकालना, आकिब को निकालना इतना आसान नहीं होता था। चलें ठीक है, साइड मैच वगैरह मिल गए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हसन अली, हारिस रऊफ को निकालना इस वक्त नहीं, हारिस रऊफ, रमीज ने, मैं आपको बताऊं, हारिस रऊफ के बड़ा अच्छी बात की है, आपके पास जब इतनी लौट पड़ी हो और टैलेंटेड यंगस्टर जिसके फ्यूचर बन सकता है, आप हारिस रऊफ को इतना कंटिन्यू, अगर इसमें फॉल्ट है, इतने कंटिन्यू शॉर्ट पिच गेंद कर रहा है, लाइन और लेंथ नहीं है, तो उसको रेस्ट करवाएं, रेस्ट कराना। ये जरा रऊफ भाई से पता करते हैं, एज ए फास्ट बॉलर रमीज राजा साहब ने कहा कि हारिस रऊफ अपनी लाइन और लेंथ को बेहतर करें, उसके बाद उन्हें ओडीआई क्रिकेट में मौका दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात उन्होंने कही है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को भी ये हिदायत की है, तो किस तरह देखा एज ए फास्ट बॉलर रऊफ साहब आपने? जी, इस पे नसीम भाई काफी अच्छे से बात हो रही थी, और मेरा ख्याल है कि ये जो बात की अभी, ये भी बिल्कुल इन्होंने ठीक बात की है कि अगर एक प्लेयर का एक टाइम होता है कि उस टाइम पे उसको खिलाएंगे तो वो डेफिनेट वो परफॉर्म कर देगा। अब मगर अगर उसका टाइम निकाल देंगे, चाहे वो यंगस्टर है या चाहे वो मिडिल एज का या ओल्ड एज का, उसका टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद वो उसका परफॉर्म करना या दोबारा उस रिदम में वापस आना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो अभी जहाँ तक ये बात की आपने कि हारिस रऊफ की, तो मेरा ख्याल है कि उसको बहुत ही टू अर्ली उसको देखें, वो एक फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट से उसको पिक किया गया था वो T20 फॉर्मेट था, तो अगर आपने उसको पाकिस्तान टीम में रखना था तो उसको आपको T20 फॉर्मेट में ही कंसिस्टेंटली उसको चांस देना चाहिए था। अगर तो आपने उसको इंटरनेशनल कैप देनी थी तो फिर तो आपको उसको पहले उसको 2 या 3 सीजन लंबे फर्स्ट क्लास में उसको खिलाना चाहिए था, ताकि उसकी बॉडी उस यूज टू होती है और वो एक लाइन एंड लेंथ जो ओडीआई क्रिकेट की है या टेस्ट क्रिकेट की है उसको वो सीख जाता है। मगर आप उसको T20 की अगर उसी फॉर्मेट पे आप उसको ट्राई आउट करेंगे तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हारिस रऊफ का कोई भी फॉल्ट है। इसमें अगर फॉल्ट है तो वो फिर आपके जो सिलेक्शन कमेटी है या टीम मैनेजमेंट का उनका आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो टैलेंट है वो टैलेंट तो आ रहा है और उस पर प्लेयर्स की भी कमी नहीं है, क्योंकि आपके हर महल्ले में टेबल क्रिकेट होती है। तो मसला ये यूटिलाइजेशन क्या है कि इनको यूटिलाइज नहीं करना आता कि कौन सा जो बॉलर है किस फॉर्मेट का है। अभी इसका हसन अली है, बड़ी इसकी एग्जांपल है कि उसको देखें कि टेस्ट क्रिकेट में उसने 10 आउट किए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ उसने परफॉर्म किया। तो अगर कोई बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 10 आउट करता है तो डेफिनेट वो कोई अपनी प्रीमियर फॉर्म में है, मगर ये जरूरी नहीं है कि एक फॉर्मेट में अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो वनडे में या T20 में भी उसी तरह परफॉर्म करेगा। तो ये मैनेजमेंट को चाहिए था कि इसको करते कि इसको काउंसलिंग करते कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करें T20 में या वनडे में, तो आपको जब थोड़ा सा रेस्ट के बाद आएंगे तो आपको चांस दिया जाएगा। मगर उन्होंने उसको कंटिन्यूसली यूज किया, T20 में भी यूज किया, वनडे में भी यूज किया, और अब उसको उस जगह पे पहुंचा दिया कि पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है कि इसको टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। तो जब आपकी मैनेजमेंट होगी, मसला क्या है होगा तो फिर एज ए फास्ट बॉलर हसन अली के साथ आपको क्या प्रॉब्लम लगती है? मैच विनर है वो पाकिस्तान के, लेकिन क्या हुआ क्या? चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली की ओडीआई क्रिकेट में हमने परफॉर्मेंस देखी थी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, फिर ऑन एंड ऑफ उनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज उन पर हो रहा है।
देखिए बात ये कि जब चैंपियन ट्रॉफी में वो आए थे तो वो उनका एक स्किटी टाइप एक्शन है और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑफ द विकेट वो तेज है, तो उसी रिदम में खेलते चले गए और उनके लिए जो बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, उनको जज करना मुश्किल था। तो उन्होंने विकेटें भी ली, पाकिस्तान को सक्सेस रेट भी काफी उन्होंने ऊंचा करके दिया। मगर अब बात यह है कि उसके बाद उस जमाने में उन्होंने इतनी टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास नहीं खेली थी। मगर उसके बाद जब इंजरी के बाद वापस आए हैं और उसके उन्होंने पूरा सीजन टेस्ट फर्स्ट क्लास में गुजारा है, तो वो बेसिकली वो अपनी लाइन एंड लेंथ उन्होंने एक फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट की अडॉप्ट की और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में वो सक्सेसफुल हुए। उनकी जो लाइन एंड लेंथ थी वो T20 फॉर्मेट के लिए या वनडे के लिए इतनी ज्यादा सूटेबल नहीं थी। अब इनको चाहिए था कि उनको यूटिलाइज करते पहले टेस्ट में, उसके बाद स्लोली उनको ग्रेजुअली वनडे में या T20 में उनको रेस्ट दे के लाया जाता। मगर अब इसको अफरीन सिलेक्शन कमेटी पर और जो आपका कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है कि उन्होंने उसको तीनों फॉर्मेट में, और वो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म थे दोनों फॉर्मेट से, मगर उसको कंसिस्टेंटली ओब्लाइज किया गया और यंगस्टर्स को वहां से बाहर किया गया, उसको ओब्लाइज किया गया। अभी उस जगह पे पहुंचा दिया कि आप हर बंदा बात कर रहा है कि इसको तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया जाए। तो अब मेरा ख्याल है कि इसमें भी फॉल्ट इनका ही आ जाता है। रऊफ भाई, क्या शाहनवाज धानी को हारिस रऊफ की जगह हम नहीं खिला सकते हैं? 2 मैचों की सीरीज तो जीत चुके हैं, कम से कम चेक तो करें कि 10 ओवर्स कैसे करते हैं वो। देखिए इकबाल भाई, इसका नसीम भाई पहले भी मैंने बात की थी कि जो शाहनवाज दानी है, इसका जो बॉलिंग एक्शन है या जो बॉलिंग इसकी सूट करती है वो T20 फॉर्मेट में, क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेफ्ट बॉलिंग करता है और जान के साथ बॉलिंग करते हैं, तो वो जो उनका स्टाइल है वो उस फॉर्मेट को सूट करता है। तो अगर इसको T20 में ओब्लाइज किया जाए ज्यादा से ज्यादा तो वो बेहतर होगा। उसके बाद ग्रेजुअली इसको लाया जाए वनडे क्रिकेट की जानब। जहां तक टेस्ट क्रिकेट, अब मसला ये कि इनको वो पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डाल दिया, वो टेस्ट टीम में अनाउंस कर दिया, फिर वनडे टीम में अनाउंस कर दिया। तो वनडे टीम या टेस्ट में आने के लिए इनको बहुत लंबा अरसा दरकार होगा। इनको हारिस रऊफ की जगह अगर रिप्लेसमेंट पे कभी T20 में चांसेस वगैरह दे के इनको बतदरीज ग्रूम किया जाए तो वो ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। भाई एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये सवाल पूछते हुए भी डर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, शान पाकिस्तान बने हुए, लेकिन कई मरतबा ये देखा गया है कि जिस वक्त मैच फिनिश करने की जानिब वो जा रहे होते हैं, अपनी इनिंग 100 पे जाते हैं और फिर वो विकेट देकर आ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में ये बात कही जाती थी कि वो मैच विनर नहीं है, रन्स मशीन जरूर थे। ये बाबर भी जो है वो पिछले 6 मैचों में 2 सेंचुरियां 4 सेंचुरियां बना चुके हैं, और पहले वनडे मैच में अगर खुशदिल शाह 4 छक्के ना लगाएं तो मैच बिल्कुल चेंज हो जाना था। इसी तरीके से आपको याद होगा जब आसिफ अली ने 4 छक्के अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए थे तो बाबर आजम सेट बैटिंग करते करते राशिद खान की आखिरी गेंद पर आउट हुए थे और फिर वो एक 4 छक्कों के जरिए पाकिस्तान मैच जीत गया था। हर बार ये नहीं होगा, तो बाबर के लिए कोई मशवरा आपकी जानिब से? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई मशवरा दिया जा सकता है, क्योंकि उसकी बैटिंग का एक सैर है और जो भी उसको देखता है कि उस सैर में गिरफ्तार हो जाता है। तो ये जितने भी इस टाइप के बैट्समैन होते हैं, जिस जमाने में कभी आप सचिन तेंदुलकर को देखते थे तो एक पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी, और वो एक कंसिस्टेंट जब तक वो खेलते रहते थे वो हर बंदा उनके लिए क्लैप करता था, और वर्ल्ड वाइड उनको दुनिया में बिलियन ऑफ जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको देखते थे। तो यही आजकल बाबर आजम की क्लास है कि जब वो बैटिंग शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया उनकी सैर में झक दी जाती है। मगर अब उनका आगे जो फिनिशिंग है, एंड है, वो इतना सक्सेस रेट उनका उस तरह नहीं है जिस तरीके से आप जो नीचे मिडिल ऑर्डर में जो आपने बाल बैट्समैन के नाम लिए उस तरह उनका है। विराट कोहली का था, इंजमामुल हक है, जावेद मियांदाद है, विराट कोहली थे, रऊफ भाई, इसके साथ साथ जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, ये सारे मैच विनर होते थे जो मैच फिनिश करते थे। बिल्कुल इसी तरह, और मेरा ख्याल कि ये चीज अभी टाइम के साथ उनको मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये स्टाइल है, ये एक रिदम है उनकी बैटिंग का, और वो भी मेरा ख्याल है कि अपने रिदम में थोड़ी गिरफ्तार होते हैं और उसी लहर के साथ वो भी चलते जाते हैं, और जब ब्रेक आता है तो वो आउट होके चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी चीज उनको सीखनी पड़ेगी, या ये इम्प्रोवाइजेशन जो है, जो बैटिंग में जिस तरह एंड पर आपने थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी होती है ऑडिटिंग करके और आगे मैच अपनी फेवर में कन्वर्ट करना होता है, उसकी थोड़ी सी डेफिशिएंसी है या लैग कर रहे हैं, या मे भी कि उनमें कोई स्ट्रेंथ की इस तरह कोई वीकनेस हो कि वो बॉल को इस तरह बाउंड्री के बाद कन्वर्ट ना कर सकते हो। तो ये चीज तो मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब उनको सीख जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रऊफ साहब, आपको जाना है वरना हम पूरे शो में रखते, लेकिन आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई, यही सवाल आपसे भी करना है मैंने बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि बाबर आजम रन्स मशीन है, फख्र पाकिस्तान है, इसमें कोई शुबा नहीं है। सारी दुनिया उनकी खूबसूरत बैटिंग देखना चाहती है, लेकिन हम उन्हें मैच विनर भी देखना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार कामयाबी, पहले दोनों मैचेस जीत लिए। कल सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के बाबर आजम, इमाम उल हक जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, नवाज, शादाब जबरदस्त बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हसन अली से बॉलिंग नहीं हुई, उनको दूसरे मैच में ड्रॉप किया। और अब हारिस रऊफ के बारे में भी बातें की जा रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट होगा बाबर आजम का मैच फिनिश करना, क्योंकि वो रन्स बनाने की मशीन तो बने हुए, लेकिन अभी तक मैच फिनिश करने में कभी कभी वो थोड़ा सा आउट हो जाते हैं। बाबर को अल्लाह नजर से बचाए, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ये एक सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है। तो फिर सईद आजाद साहब, मैं आपसे यही बात जानना चाहूंगा कि बाबर आजम, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को शायद ये बात बुरी लगेगी, लेकिन हम सब बाबर आजम को मैच विनर देखना चाहते हैं कि वो जाएं, दरवाजे बंद करा के आए, जैसे जावेद भाई किया करते थे, जैसे जो है इंजमाम उल हक किया करते थे, ऐसे ही बाबर आजम मैच फिनिश करने के बाद पहुंचे। जी सईद भाई। देखिए नसीम, मैं बैट्समैन हूं तो मैं जानता हूं टीम की जो पोजीशन होती है, जो मैच फिनिशिंग बैट्समैन होता है या बनाया जाता है, वो बनाया जाता है कोच की या टीम की पॉलिसी से। ठीक है। अब ये जावेद भाई वगैरह जो बने हैं मैच फिनिशर या इंतजाम जो बना है, तो मेरा अपना नजरिया ये है कि ये कोच बनाता है, ये टीम की पॉलिसी बनाती है। देखिए बैट्समैन का एक टारगेट होता है। अब जैसे मैं बैटिंग करने गया हूं तो मैं ये सोच के जाऊंगा कि मैंने 100 करने, अब 100 कर लिए, 50 कर लिए, 60 कर लिए, तो एक स्टेज ऐसा होता है कि कोच या कप्तान खुद कह रहा होता है कि अब जो नया बैट्समैन आने वाला होता है वो चांस ले और मैं आखिर तक जाऊंगा, एवरेज से मैं लेके चलूंगा टीम को। अगर कोच ये कह रहा है, बाबर आजम कर क्या रहा है, जब अपना टारगेट पूरा कर लेता है तो वो और खुल जाता है लंबे रन करने के लिए। मगर देखें जावेद भाई, हमेशा आप उठा के देखें, जावेद भाई ने जितनी भी रन किए, अगर टीम सामने से कोई नया बैट्समैन आ रहा है वो चांस लेता है। और इसलिए कि जावेद भाई को पता था कि मैं आखिर तक लेके जाऊंगा, किसी को भी जावेद भाई के सामने कोई भी बैट्समैन आ जाता था वो उसको प्लेयर बना दिया करते थे, तो तुम इस तरह से खेलो, तुम इस तरह। ठीक है। तो कोच को मैं समझता हूं कि चाहिए कि जैसे ही बाबर आजम खेल रहा है और सामने प्लेयर कोई आउट हो रहे हैं, दूसरे प्लेयरों को चांस लेना चाहिए और आखिरी लास्ट ओवर में या आखिरी कुछ जो सेशन होता है उसमें प्लानिंग करनी चाहिए कि अब मेरा टाइम आ गया खुल के खेलने का। तो इस तरह से उसकी अगर आप टेक्निक चेंज करेंगे या पॉलिसी बनाएंगे तो वो मैच फिनिशर बन सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मगर वो जैसे ही सेट हो जाता है, जैसे 70-80 रन कर लेता है, जो करता है, तो वो सोचता है कि मैं दूसरा जो प्लेयर आया है उसको चांस दे दूं खेलने का और उसको कम दूं चांस खेलने का, वो सेट हो जाए और मैं अटैक करूं। तो देखें हमेशा पॉलिसी के साथ चलें कि बाबर आजम को बना सकते हैं, बाबर क्रीज पे रुके, ये सईद भाई का कहना है। साजिद भाई नए प्लेयर से चांस लें। साजिद भाई, यही आपसे भी सवाल है कि हम सचिन तेंदुलकर को कहते थे कि वो मैच विनर नहीं है, रन मशीन जरूर है, लेकिन विराट कोहली को कहते थे कि वो मैच विनर है। तो हम मैच विनर देखना चाहते हैं बाबर आजम को। बाबर आजम फख्रे पाकिस्तान है। साजिद भाई, इस चीज को आपने महसूस किया? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह का नाम दो। सबसे पहले पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग मैच न्यूज़ देख रहे हैं, सबसे पहले नसीम भाई आपकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपकी वालदा हमारी माँ, यकीनी तौर पर आप माँ ने आपकी जो तबीयत दी, बड़ापन है आईसीयू में, के बाद यह प्रोग्राम करने हैं, अल्लाह ताला उनको मत दे। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए नसीम भाई 17 सेंचुरी से बाबर आजम ने ओडीआई में बनाई और 5,000 रन बनाए ओडीआई में। विराट कोहली का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है, 4,000 रन उसने बनाए हैं ओडीआई में। तो मैं समझता हूँ जो क्वालिटी बैट्समैन है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर मेरे कुलीग जैसे सईद के साथ बात करें, बाबर मैच विनिंग प्लेयर नहीं है। बाबर अपने लिए खेलता है, मैच को स्लो कर देता है। 4,000 रन बनाना कोई आम बात नहीं है, क्वालिटी प्लेयर बनाता है। मगर क्वालिटी क्रिकेट वही देते हैं, जैसे जावेद मियादाद साहब का जिक्र किया, एनजी का जिक्र किया, ये मैच विनिंग प्लेयर थे। और बाबर की हिस्ट्री उठा के देख लें, जहां पाकिस्तान की टीम को मैच की जरूरत थी, बाबर ने मैच नहीं जिताया। मगर ये जरूर है पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज जीत गया, 20 पॉइंट उन्होंने हासिल कर लिया। मगर दोस्तियों का उरूज पे उरूज है। हारिस को आप खिला देते हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। आप इफ्तिखार को 2015 से कैरी कर रहे हैं, 10 ओडीआई उसने खेले और अब तक उसका ये फैसला नहीं आया मैनेजमेंट का प्रेशर है कि किसका प्रेशर है। तन तना बाबर कहते हैं वन मैन शो। भाई वन मैन शो तो रिजवान है, रिजवान ने अपने क्लब के लड़के को खिलाया, कोई कहने वाला है, तो कड़वा फूट पीने वाला है। क्या हो रहा है क्रिकेट में? पहले तो मुझे बताएं, धोखा क्रिकेट आपने कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट इतनी आसान हो गई खिलाना,
2 साल तक आपने सरफराज को बिठा के रखा, जहां ओडीआई की बातें, रिजवान की कारकर्दगी क्या थी ओडीआई में? कल आप रिजवान को ड्रॉप करें, इस बच्चे को ओडीआई में वैसे विकेट कीपर खिलाएं, और इफ्तिखार ने 10 ओडीआई में करा क्या था? आप मुझे बताएं, शादाब इस विकेट पे बॉलिंग नहीं कर सकता। वो तो नवाज ने 19 रन देके 4 विकेट हासिल किए हैं, तो पहले बैटिंग से बॉल उसकी ग्रिप में भी नहीं आ रही थी, पहले बैटिंग टू प्रैक्टिस में नहीं था। तो आइए यकीनी तौर पर जो सही गुजार से पिछले मैच बात की, पिच प्रोग्राम में, इस पिच पे चेक होगा तो वो तो नजर आया हमें। तो वेस्ट इंडीज की टीम उस क्वालिटी की प्लेयर नहीं है नसीम भाई जो हम क्यों करें, पर आगे जो भी टीमें आपको मिलेंगी वो बहुत आउटस्टैंडिंग मिलेगी, ऊपर करके आएंगी। साजिद भाई, मेरा आप दोनों बैट्समैनों से एक सवाल है। आप दोनों जबरदस्त किस्म के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। अनफॉर्चुनेट था कि सईद भाई ज्यादा पाकिस्तान नहीं खेल सके, या आपको साजिद भाई मौका नहीं मिला, वरना दोनों लाजवाब किस्म के बैट्समैन थे। पाकिस्तान में के लिए आप दोनों की खिदमात बहुत हैं। सईद भाई, पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं कि मैच विनर के लिए क्या बाबर क्या चीज लैक कर जाते हैं जो सेंचुरी स्कोर करते ही वो आउट हो जाते हैं? विराट कोहली की जो फिटनेस का लेवल है, क्या बाबर की फिटनेस लेवल में कोई कमी है? क्या कंसंट्रेशन लेवल 100 करने के बाद लूज कर जाते हैं? क्योंकि जहां पे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के आसिफ ने 4 छक्के 1 ओवर में मार के मैच जिता दिया था, वरना वो मैच हम लूज कर रहे थे। इसी तरीके से ये पहला ओडीआई मैच, अगर खुशदिल शाह के वो शॉट्स ना लगे तो हम मैच लूज कर गए थे बाबर की सेंचुरी के बावजूद। सईद भाई देखें नसीम, क्रिकेट बाबर आजम, देखिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं कि आदमी की कंसंट्रेशन लेवल एक जगह तक वो होता है। अगर बाबर आजम की कंसंट्रेशन लेवल क्लास ग्रेट प्लेयर है, वो उसके लिए रन करना 70-80 रन करना अब ऐसा हो गया कि हर मैच में रन करता है और इतने रन कर गया है। 170 क्यों नहीं? मगर आपस की बात, मैं अभी जो मैं यही कहना चाह रहा हूं। अब मैं ये अल्फाज सिर्फ आपको इसलिए मैं अब बुरा लगता है कि हमारा पाकिस्तान का स्टार है, ये सेल्फिश अप्रोच है। अब वो जब 70-80 रन कर लेता है, मैच क्यों नहीं जितवा सकता? क्यों आखिर तक नहीं जा सकता? वो अपने रन करने जाता है, और जितना ज्यादा रन, जितना आदमी सेट हो जाता है, उतना उसका कंसंट्रेशन लेवल, आज नसीम याद रखना, बैट्समैन का कम होता है। अगर वो यही बढ़ा दे अपना कंसंट्रेशन लेवल, मैंने नॉट आउट जाना है और मैं एवरेज से लेके चलूंगा, सिंगल लेना उसके लिए मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, दूसरे वाले को खिलाना उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो मेरे भाई, जब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये सोचना है उसने कि मैंने आखिर तक जाना है और टीम के आखिर तक टीम को जितवा के ले जाऊंगा। मगर ये अगर आप क्रिकेटिंग बात करते हैं तो यकीन करें कि अगर वो अगर नहीं फिनिशर अच्छा फिनिशर है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी अप्रोच में कोई डाउटफुल है, वो सेल्फिश अप्रोच है उसकी कि मैं अपने सेट हो गया हूं, अब मैं बड़े रन पे चला जाऊं। थोड़ी से उसको ये चेंज करना पड़ेगा। अगर तू 70 रन भी कर लिया, तूने 80 रन भी कर लिए, 100 भी कर लिए, आखिर में उसका फोकस ये होना चाहिए कि मैंने पाकिस्तान को मैच जितवाना है। तो वो 70 रन वो 100 से ज्यादा होंगे, 60 रन वो 100 से ज्यादा होंगे, सिर्फ अप्रोच चेंज करनी है। इसलिए कि इस क्रिकेट में अप्रोच का ही खेल है। इतना बड़ा प्लेयर जो चाहे कर सकता है। जावेद भाई के साथ या निजाम उल हक के साथ यही तो क्वालिटी थी, वो जो चाहे। मगर वो मैच विनर इसलिए थे कि उनको ये था कि तक लेके जाते थे, पाकिस्तान को जितवाना है। तो ये सोच ले कि अपनी परफॉर्मेंस को छोड़ दे, पाकिस्तान को मैंने जितवाना है और मेरे हाथों से जीते। अप्रोच चेंज करें, यकीन करें ये मैच फिनिशर ना हो और विनर ना हो तो आप मुझसे कहिएगा। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम बाबर आजम के फैन हैं, बाबर आजम से प्यार है, हमें लव है, और हम बाबर को सिर्फ रन्स मशीन नहीं देखना चाहते हैं, बाबर को एक मैच फिनिशर के रूप में देखना चाहते हैं। मैं विराट कोहली की एग्जांपल दे रहा हूं कि तेंदुलकर को कहते थे वो मैच विनर नहीं है, विराट कोहली को कहते थे कि वो मैच विनर है। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में 350 प्लस रन चेस किए थे इंडिया ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओडीआई क्रिकेट में, और उस मैच में विराट कोहली ने 180-170 रन की इनिंग खेली थी और वो मैच खत्म करके आए थे। इसी तरह इंग्लैंड में एक मरतबा 350 रन चेस किए थे इंडिया ने, और विराट कोहली उस मैच में भी जो है वो 190 रन स्कोर करने में कामयाब हुए थे। और हम ये चीज हम बाबर में देखना चाहते हैं। साजिद भाई जी प्लीज, क्या लगता है बाबर? नसीम भाई, कोच तो बड़ा अहम रोल है। कोच जो भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोच सिफारिश, कोच की सुनता कौन है? आप बाबर आजम सुनेंगे कि आप कोच की इतना परफॉर्म करने के बाद?
नहीं देखिए, जब 80-90 में खेल रहे होते हैं तो ड्रेसिंग रूम में जब कोच होता है वो काम लेना जानता है। मेरी बात पे गौर करें, जब आप इतने वन मैन शो हैं, जब टीम में आपकी चल रही है, खुद ही आप ये कह रहे हैं। आप पहले तो आप मुझे ये बताइए बाबर ने हरकत क्या की थी? 5 रन जो दिए हैं, अगर ये 5 रन मैच बॉल टू बॉल फंस जाता तो आप मुझे बताइए, इतना रिलैक्स चल रहे हैं और रिजवान का कीपिंग ग्लव पकड़ के आप फील्डिंग कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं है। ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। आप मैच आपके ग्रिप में था, ये बिल्कुल बाबर आजम ने भी लर्न किया होगा। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था 5 पेनल्टी पॉइंट्स होते हैं, अब सारी जिंदगी याद आ जाएगा उन्हें। या इस तरह शायद आपने देखा, आज भी लोग याद कर रहे हैं, बॉल खा रहा है, सेव कर रहा है, ये चीज अच्छी थोड़ी है भाई, क्योंकि दुनिया में इमेज खराब होता है। बाबर आजम एक क्वालिटी प्लेयर नहीं, क्वालिटी इंसान भी, उसको इमेज देना है। नौजवान लोग क्या सीखे, मगर बाबर आजम की मैच विनिंग की बात करें, कोच का बड़ा अहम रोल होता है। जब 80-90 में आप खेल रहे होते हैं, वहां से जो कोच होता है, जो बहुत ही मजबूत कोच, जावेद वसीम अख्तर जैसे कोच होते हैं, तो काम लेना जानते हैं। बात सिंपल सी है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी आप में आना चाहिए। वो एक दफा उसको मजा आ जाएगा तो यकीन के ऊपर पाकिस्तान यकीन के ऊपर सारे मैच जीत सकता। मगर इमाम अल्लाह को मैं अंडरस्टिमेट नहीं करते, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी इमाम, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इमाम उल हक पाकिस्तान का फ्यूचर आगे का वाइस कप्तान होगा। दोस्तियां जो थी, शदाब की बात करूं और हसन की बात, उनको ड्रॉप करे, शायद और दानी को खिलाएं। मुझे आप ये बताइए, वसीम ने तो ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग 3 विकेट हासिल कर ली, अब अगला ओडीआई मैच खेलने जा रहे हैं इतनी गर्मी में, तो यकीनी तौर पर हमने आपसे पहले खबर करती थी 3-0 पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जीत जाएगा। तो आपको लड़कों को खिलाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आपको वेस्ट इंडीज का कुछ मैच नहीं, आप बहुत बेहतर है। बिल्कुल सही बात है साजिद भाई, ये खासा बेहतर दिखाई देता है। और जिस तरह सईद भाई अब्दुल्ला शफीक को क्या मौका दें फखर जमान से, जैसे पहले 2 मैचों में परफॉर्म नहीं हुआ है, अब्दुल्ला शफीक को मौका देना चाहिए या आपने हारिस को शामिल किया हुआ है? साजिद भाई ने बात की कि जैसे वो पसंद ना पसंद यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। हारिस का क्या जवाब बनता था यहाँ पे? अगर आप शान मसूद के बारे में तो बात करते हैं, बाबर आजम जब उनसे मीडिया में सवाल किया जाता है कि ज्यादती होगी, ये नाइंसाफी होगी शान मसूद के साथ, उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाना, तो फिर हारिस भी तो ओडीआई खेले थे, उनको आप लाके मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, अब्दुल्ला शफीक को फखर की जगह खिलाएं या फखर हमारा मैच विनर है, फखर को कंटिन्यू करें और अब्दुल्ला शफीक को जरा इन करें मिडिल ऑर्डर बैटिंग को मुस्तहकम करने के लिए? देखें, हम लोग, हमारे इस मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी है नसीम के, हम लोग करते क्या हैं कि एक मैच की परफॉर्मेंस से या एक मैच विनिंग की परफॉर्मेंस से हम लोग लेके चलते हैं उनको 10-10, 15-15 मैच खिला देते हैं। इस तरह से हमारा जो टैलेंट आने वाला होता है वो खत्म हो जाता है। अब मिसाल के अब्दुल्ला शफीक, मैं आपको बता रहा हूं, वनडे और टेस्ट मैच के प्लेयर एक अलग ही होते हैं, T20 प्लेयर अलग होते हैं। T20 प्लेयर कभी रिलायबल हो ही नहीं सकता। वो उसका आप देखिए ना, उससे आप एक मैच 10 मैच के बाद एक मैच जिता देगा, आप 10 मैच खिला देंगे, ऐसा नहीं। आप टैलेंट ऐसा लेके आए कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन करे, दुनिया में नाम रोशन करे पाकिस्तान का, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी क्लास से। जैसे बाबर आजम आया, इसी तरह अब दुनिया के बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान में प्लेयर आए। अब फखर जमान नो डाउट अच्छा प्लेयर है, मगर उसको T20 पे रखें। आप 4 मैच के बाद एक 50 कर दिया, और वो भी 50 ऐसा किया कि कोई टीवी पे बैठने देखने वाला बच्चा उससे सीख नहीं पा रहा। ये कौन सी क्रिकेट है? क्रिकेट हमेशा ये देखें, जो हर चीज जो चीज टीवी पे आ रही होती है उसमें मुल्क की इज्जत का सवाल होता है और उसमें एक मैसेज होता है कि जो बच्चे खेल देख रहे होते हैं। अब फखर जमान को या दूसरे भी जो पावर हिटर होते हैं वो T20 और इसमें नहीं होना चाहिए। ऑलराउंडर को रख लें आप, जैसे रजाक था, जैसे ये ऑलराउंडर हो जाए कि क्रॉस क्रिकेट खेल रहा है। 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर में तो आपको टेक्निकल साउंड होना चाहिए। अब असद शफीक को लेके आए, गुड प्लेयर। और जहां तक ये बात आपने हारिस की बात कर रहे हैं, बैट्समैन की, बच्चे की, आप देखें, मैं कह रहा हूं, इस बच्चे को इन लोगों ने, मैनेजमेंट ने इतना हाइट दी है कि वो पहले आते ही वो इतना स्टूपिड शॉट खेला है। हमारा जब कैरियर वनडे का खेला था, बैट नहीं उठ रहा था, वो इतना घटिया शॉट खेल के गया। इसका मकसद ये कि पीछे एक लॉबियां काम कर रही हैं, जो हाथ रख दिया जाता है कि बस तुमने खेलना ही खेलना है। नहीं तो यार, पाकिस्तान खेलने वाला बच्चा, नसीम में मान ही नहीं सकता कि वो जाते ही पहले तीसरे ओवर में, दूसरे ओवर में, पहले ओवर में इतना गंदा शॉट खेले। वो तो सर्वाइव करने की कोशिश करता है। 275 अगर आपके हो गए थे तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने एंड में रन स्कोर किए, खुशदिल शाह ने बैटिंग की, शादाब ने बैटिंग की, इस पे डिसीजन 275 बने थे वहां। इसमें इस तरह से नहीं करो, इस मुल्क से मजाक समझ रहे हो। पाकिस्तान खेलना साजिद भाई ने बहुत अच्छी बात की थी यहाँ पर कि
वो दोस्ती यारियां जो है वो निभाई गई थी। रिजवान के कहने पे हारिस को शामिल कर लिया गया। लेकिन साजिद भाई जाते जाते जरा ये तो बता दें कि क्या अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया जा सकता है? बिल्कुल देना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक क्वालिटी प्लेयर है। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी बनाई, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए उस जैसा टैलेंटेड प्लेयर तो आ ही नहीं सकता, मगर उसको हमने मैरिक का कत्ल किया, खुल्ला खुल्ला उसको ड्रॉप किया। जिस तरह रिजवान के क्लब से खेलता है बच्चा, उसको खिला दिया एज ए बैट्समैन या दोस्ती नहीं तो क्या इसको कोई कहने वाला है? इस तरह खिलाते हैं क्रिकेट, एज ए विकेट कीपर खिला दिया। खुद रिजवान साहब की इतना फ्री हैंड है, इससे पूरी मास्टर माइंड विकेटों के पीछे खड़े होकर रिजवान चला रहा। भाई रिजवान की टीम थोड़ी है, ये पाकिस्तान की टीम है भाई। खुदा के वास्ते ये रिजवान के क्लब का लड़का को पाकिस्तान खिला दो। पहले पाकिस्तान सुपर लीग, फिर पाकिस्तान के चेयरमैन ने कहा पाकिस्तान सुपर लीग की दरियाफ है, तो पाकिस्तान 2020 खिलाना। ओडीए खिलाने का क्या तुक है भाई? ओडीए में आपने मैरिक का कत्ल कर दिया। कोई कहने वाला है सरफराज के साथ जुल्म हुआ है? कोई कहने वाला है 6 ओडीआई में रिजवान की क्या कारकर्दगी है? मुझे बताएं। इतनी हल्की टीम के खिलाफ भी 60-70 रन बना दिए, तो आगे आप किसके साथ भी रन है? जब मैच खेलेंगे तो रन तो आप बनाओगे ना भाई। जब ओपन जाओगे, नीचे जाओगे और टीम में जब सारे आपके आगे पीछे होंगे। तो साजिद भाई ये कोशिश तो नहीं हो रही है कहीं वापस देखता है साजिद भाई कहीं घूम के सरफराज ना आ जाए, इसलिए दरमियान में मिडिल ऑर्डर के अंदर हारिस को तो ट्राई नहीं कर लिया इन्होंने? तो भाई तो ये खुला खुला मैरिक का कत्ल हुआ ना। हमने 2023 वर्ल्ड कप इंडिया खेलने जाना है। सरफराज बेटर है, हारिस बेटर है। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, आपका ओपिनियन आ गया। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, एंड थैंक यू वेरी मच अब्दुल रऊफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो फिर कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा और आखिरी मैच खेल रही है। पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप भी करे, एट द सेम टाइम एक एक मैच जैसे हमने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल आउट जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और यहाँ भी हम ऑल आउट जाते हैं पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाजत, कल रात को 10 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।